हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत, माफ करना, बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत आधुनिक भारतीय इतिहास पर जो हमारा सेशन चल रहा था उसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसमें आज हमारा ये थर्ड लेक्चर होने जा रहा है। दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की। आंग्ल फ्रांति की इतिहास है। प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि इतिहास को एक क्रम के अनुसार आपको पूरा पढ़ना होगा, एक एज ए स्टोरी आपको इसको पूरा पढ़ना होगा, तो किसी भी फैक्ट में आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी और इजीली आप इन सभी कंसेप्टों को, सभी फैक्टों को याद करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। बिना याद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, ना कोई रटने की जरूरत रहेगी। अपने आप ये सभी जो पूरी स्टोरी है कंप्लीटली आपको याद हो जाएगी। तो इसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए, अर्थात कि भारत के आधुनिक भारत के इतिहास के प्रथम पार्ट, जिसमें हम 1740 से लेकर 1857 तक के इतिहास की हम चर्चा कर रहे हैं, इस वाले पार्ट के अंतर्गत हम आज बात करेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में होने वाले विभिन्न संघर्षों की, या कहें कि विभिन्न युद्ध की। तो इसमें भी हम युद्ध और युद्ध के कारण और युद्ध की घटनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप डिस्प्ले पे स्पष्ट देख रहे हैं कि प्रथम और द्वितीय युद्ध। तो जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक कुछ थोड़ा बहुत भी इसके बारे में पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा कि कर्नाटक के युद्ध के नाम से अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में 3 युद्ध हुए थे। लेकिन हम अपने सिलेबस के अनुसार दोस्तों सिर्फ 2 युद्धों पर ही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रथम और द्वितीय संघर्ष की हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत युद्ध के कारण देखेंगे, किन ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण से दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और युद्ध की घटना या फिर उसका परिणाम क्या रहा। चलिए सीधा सा मूव करेंगे अपने सेशन में। मूव करें उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी कोई दोस्त अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी अगर यूपीएससी या पीएससी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी निःशुल्क रूप से विद नोट्स, तो जल्दी से हमारे अन्य प्लेटफॉर्म प्रज्ञान हिंदी जीके को ज्वाइन करें, है ना। और वहां पर भी दोस्तों प्लेलिस्ट को विजिट करें। कॉन्स्टिट्यूशन पर क्लास स्टार्ट वहां पर हो चुकी है। पूरा बिल्कुल जीरो से वहां पर स्टार्ट किया गया है, बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। इन सब के अलावा अगर आप बीए के कंसिस्टेंट स्टूडेंट हैं तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जहां पर सभी क्लास नोट्स और आपको जो है सभी लेक्चर की लिंक आपको वहीं प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम कंप्लीटली टॉपिक वाइज, प्रत्येक टॉपिक को कंप्लीट टॉपिक वाइज आपको आपके सिलेबस के अनुसार लेकर आते हैं। तो फर्स्ट यूनिट का ये सेकेंड टॉपिक हम अब आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कर्नाटक में आंग्ल और फ्रांसीसी संघर्ष पर चर्चा होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे हम कि आज का जो हमारा चैप्टर है इसका सारांश क्या है। आज के पूरे हमें मतलब कंप्लीटली कि इस पूरे लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, कुछ भी कंफ्यूजन जैसी कोई चीज नहीं है। देखिए, पूरा लेक्चर जो भी हमें आज पूरे लेक्चर के अंदर दौरान पढ़ना है वो सब आपके सामने है एक ही पेज पर। पहले बात करेंगे कर्नाटक के प्रथम युद्ध की। वो कर्नाटक के प्रथम युद्ध के अंदर सिर्फ युद्ध के कारण पर फोकस करेंगे और युद्ध के परिणामों पर फोकस करेंगे, जिसमें हम युद्ध की घटना उसको बोल सकते हैं। ठीक है ना। और एज इट इज सेकेंड युद्ध में भी हमें यही बात करनी है, सेकेंड युद्ध में भी हमको यही बात करनी है। क्लियर है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों सेशन की। उससे पहले आप देख सकते हैं कि 5 प्रमुख इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इनको अगर नोट डाउन कर ले ज्यादा बेहतर होगा। इन सभी क्वेश्चनों पर ही हम यहाँ पर अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कर्नाटक के प्रथम युद्ध की। दोस्तों कुछ ऐसे समझिए, देखिए कर्नाटक, सबसे पहले हम अगर बात करें तो अंग्रेजी कंपनी और फ्रांस की कंपनी। अब चूंकि जो युद्ध है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, कहां पर, कर्नाटक में। अब इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन युद्धों के कारण भारत की राजनीति विशेष रूप से प्रभावित हुई थी। अब देखिए कहानी, ये प्रथम उस समय की बात है दोस्तों, जब अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी व्यापार करने के लिए भारत में स्थापित हो चुकी थी और धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। ठीक है, क्योंकि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें जो है कुछ परिणाम बहुत अच्छे मिल रहे थे। उनका मुनाफा, व्यापार में मुनाफा बहुत अच्छा हो रहा था, इसलिए अब वो चाहते थे कि वो परमानेंट यहीं पर स्टेब्लिश हो जाए, और हो संभवतः वो ये भी चाहते थे कि किसी प्रकार से भारत की राजनीति में भी उनको थोड़ा बहुत प्रवेश मिल जाए। तो इन्हीं प्रयासों के लिए कंटिन्यूअसली दोनों दोनों कंपनियां, फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजी दोनों कंपनियां हाथ पैर मारती रहती थी, कोशिश करती रहती थी। जब भी चांस मिलता था तो उसमें वो अपना प्रभाव जमाने का प्रयास जरूर करते थे। अब इसी बीच में होता क्या है
कि जो यूरोप है दोस्तों, यूरोप में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना ना, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक पूरा महाद्वीप है, जबकि हम एक छोटे से देश की बात कर रहे हैं जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो इस ऑस्ट्रिया में ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड और फ्रांस दोनों का प्रभाव था। अब उस समय वहां के राजनीतिक जो स्थिति थी कहाँ की? ऑस्ट्रिया की, वो भी काफी डामाडोल चल रही थी। तो उस राजनीतिक स्थिति का जो यह मान लीजिए कि वहां की राजनीतिक स्थिति खराब होने का जो कारण था वो भी फ्रांस और इंग्लैंड ही था, क्योंकि एक तरफ इंग्लैंड चाहता था कि उसका ऑस्ट्रिया पर अधिकार हो जाए और वहीं फ्रांस चाहता था कि उसका ऑस्ट्रिया पर अधिकार हो जाए। तो इसको लेकर के वहां पर युद्ध शुरू हो गया। किस किस के बीच में? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। अब चूंकि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों की कंपनी भारत में भी थी, तो ऑस्ट्रिया में जो युद्ध चल रहा था उसका प्रभाव भारत में भी पड़ना तय था। तो उसी प्रभाव के कारण दोस्तों यहाँ पर जो है अब युद्ध स्टार्ट हो चुका था। कहाँ का? कर्नाटक का प्रथम युद्ध। और कब हुआ दोस्तों ये? तो ये 1746 के समथिंग में, या 1740 मान लीजिए, 1740 के समय में लगभग ये युद्ध स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो फ्रांसीसियों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था इस युद्ध में फ्रांसीसियों की ओर से वो थे डुप्ले, और अंग्रेजी कंपनी की ओर से जो नेतृत्व करता थे वो थे मोर्स। क्या नाम था? मोर्स, ठीक है। चलिए अब स्लाइड बाय स्लाइड थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे तो अब कंप्लीट समझ आपको आ जाएगा। फ्रांसीसियों ने 1746 में डुप्ले के नेतृत्व में मद्रास पर अधिकार कर लिया। अब देखिए युद्ध कैसे छिड़ा इसमें। 1746 में डुप्ले कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर था। फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर कौन था? डुप्ले था। डुप्ले ने क्या किया? मद्रास पर अधिकार कर लिया। और मद्रास किसका प्रांत था? अंग्रेजों का, अंग्रेजी कंपनी का प्रांत था, है ना। तो ये युद्ध जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के समाप्त होने पर ये युद्ध भी समाप्त हो गया था। ये युद्ध शुरू हुआ था दोस्तों 1940 के समथिंग में, और उसका समाप्त हुआ ये 1748 में। माफ करना, शायद गलत बोल दिया मैंने, 1946 बोल दिया। 1746 40 के समथिंग में स्टार्ट हुआ और 48 तक आते आते ये समाप्त हो गया। और समाप्त कब हुआ? जब ऑस्ट्रिया में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक संधि हुई, उस संधि के तहत ही ये युद्ध भी समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए ये तो सामान्य सी चर्चा थी कर्नाटक के प्रथम युद्ध पर। अब जो हमारा सिलेबस का जो मेन मोटिव है, जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट क्या है? कारण और घटना है, जिसे हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले आप यह याद करेंगे कि कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था, जो डुप्ले अर्थात फ्रांस का गवर्नर और मोर्स अर्थात अंग्रेजी कंपनी का गवर्नर, दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था, ये इस युद्ध का विशेष कारण क्या था? तो पहला कारण तो अब आपको अच्छे से याद हो चुका होगा। पहला कारण ही था हमारा कि ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार की लड़ाई दोनों के बीच में चल रही थी, उसका सीधा प्रभाव भारत में स्थित दोनों कंपनियों पर पड़ा, जिससे यहां पर भी उनमें संघर्ष स्टार्ट हो गया। प्रथम कारण मान लीजिए। दूसरा कारण आप इस तरह समझ सकते हैं कि दोनों ही कंपनियां भारत में किस कार्य के लिए आई थी? व्यापार करने के लिए। अब चूंकि यहाँ व्यापार किया उन्होंने, व्यापार में जब उनको अधिक से अधिक मुनाफा होने लगा तो उनकी महत्वाकांक्षाएं अर्थात उनकी इच्छाएं और बढ़ने लगी कि क्यों ना व्यापार के साथ ही साथ भारत की राजनीति में भी दखल अंदाजी दे और वहां से भी कुछ पेमेंट पैसा, यह कहें कि ज्यादा आय हम अर्जित करें, ठीक है। तो एक ये महत्वाकांक्षा, अधिकतम लाभ कमाने की महत्वाकांक्षा। दो कारण हो चुके थे। तीसरा कारण आप दो कारण हो चुके और 1740 में ऑस्ट्रिया को उत्तराधिकारी युद्ध हम कर ही चुके हैं, ठीक है। तो ये दो कारण ही विशेष महत्व रखते हैं किसे? इस युद्ध के कारण के, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस युद्ध से जो पहला युद्ध हुआ लगभग 1740 से लेकर के वो 1748 के बीच में, अर्थात कि ये 7 से 8 सालों के इस दौरान किस कंपनी को क्या अर्जित हुआ, कौन सी कंपनी जीतती है, कौन सी कंपनी हारती है, ठीक है। चलिए तो देखिए पहले युद्ध में तो लगभग हम कह सकते हैं कि दोनों की ही स्थिति बराबर ही रही है। हालांकि डुप्ले जो कि फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर था, उसने अच्छा कार्य किया था यहाँ पर। चलिए डुप्ले की कूटनीति, अब क्या थी डुप्ले कूटनीति? मैं आपको देखिए व्यवहारिक रूप से ही आपको समझा चुका हूं कि फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर कौन था? डुप्ले था। और अंग्रेजी कंपनी का गवर्नर कौन था? मोर्स था। अब चूंकि ये मोर्स कहां का गवर्नर था दोस्तों? मद्रास का। कहां का गवर्नर था? मद्रास का। मद्रास कंप्लीटली शुरू से लेकर आखिरी तक अंग्रेजों के अधिकार में बनी रही,
प्रथम कर्नाटक युद्ध होने का कारण भी ये रहा है कि इस युद्ध में, इस समय में डुप्ले ने मद्रास पर अधिकार करने का प्रयास किया और चूंकि कर भी लिया था, लेकिन वो अंग्रेजों को वापस मिल जाता है ना। तो इस कारण से ये युद्ध हुआ था। तो मद्रास विशेषकर याद रखिएगा, मद्रास किसके अंडर में है? ये अंग्रेजों के अंडर में। और वहीं पौंडीचेरी किसके अंडर में था? फ्रांस के अंडर में। ठीक है। तो डुप्ले ने मोर्स से प्रस्ताव दिया था। अब देखिए, डुप्ले एक बहुत ही कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, बहुत ही मानिए कि दूरदर्शी व्यक्ति था, बहुत आगे तक की सोच के चलता था ये व्यक्ति, जो कि फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर था। इसने सोचा कि देखिए, सबसे ज्यादा प्रभाव में कौन था उस समय, जब डुप्ले था फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर, वहां पर अपना काम कर रहा था, अर्थात व्यापार कर रहा था भारत में। उस समय अगर उसका सामना करने के लायक अगर कोई था तो वो अंग्रेजी कंपनी का गवर्नर मोर्स था, या कहे कि अंग्रेजी कंपनी थी जो उसका सामना कर सकती थी। तो डुप्ले ने अपनी जो है एक कूटनीति, एक चाल चली, और जिसके अंतर्गत वो सीधा किसके पास गया? मोर्स के पास गया, अर्थात अंग्रेजी कंपनी के पास गया, और उससे कहा कि भाई देखिए, आप भी चुपचाप अपना काम कीजिए और हमें भी अपना काम करने दीजिए, एक दूसरे के कार्यों में दखल अंदाजी, हस्तक्षेप मत करो, ठीक है, शांति से अपना अपना काम करो। लेकिन इससे हुआ क्या कि जो अंग्रेजी कंपनी का गवर्नर था मोर्स, उसने उसको धुतकार कर भगा दिया। किसको? डुप्ले को। क्यों भगा दिया? क्योंकि डुप्ले जो मोर्स था, अंग्रेजी कंपनी का गवर्नर था, उसे ब्रिटेन से सहायता मिल चुकी थी। उस मोर्स की सहायता के लिए ब्रिटेन से एक सेना की, एक बड़ी सेना की एक टुकड़ी, या कहें कि एक जहाजी बेड़ा ब्रिटेन से निकल चुका था अंग्रेजी कंपनी की सहायता के लिए। इसलिए अब जो मोर्स था ना, वो पावर में था। ठीक है। तो अब भाई वो डुप्ले की बात क्यों मानेगा? लेकिन डुप्ले कहाँ चुप बैठने वाला था, वो सीधा पहुंच गया गवर्नर के पास, नवाब के पास में। कहाँ के नवाब के पास में पहुंच गया? कर्नाटक के नवाब के पास। नवाब से कहा कि साहब, ये अंग्रेज लोग जो है, जो अंग्रेजी कंपनी के जो गवर्नर है, ये अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं। जैसे तैसे करके और नवाब को अपने अंडर में लिया, अपनी बाटली में उतारा, है ना। और इस प्रकार से नवाब से आदेश निकलाया कि अब अंग्रेज किसी भी प्रकार से कंट्रोल में आ जाए। तो जैसे ही नवाब का आदेश पहुंचा अंग्रेजों तक, वो शांत हो गए, वो शांत हो गए। तो इस तरह से दोस्तों, डुप्ले ने, अब चूंकि उस समय डुप्ले की जो जहाजी सेना थी, या कहें कि जहाजी शक्ति थी, जल शक्ति जो थी, वो बहुत कमजोर थी, अंग्रेजों के सामने बहुत कमजोर थी। तो इस कारण से डुप्ले ने अपनी जो जल शक्ति की रक्षा इस प्रकार से की, या कहें कि अपने प्रशासन की रक्षा या अपनी कंपनी की रक्षा अंग्रेजों से अपनी कूटनीति के द्वारा कर ली, नवाब को बीच में ला करके। क्लियर है? दूसरे की, सेकंड की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो अब देखिए मद्रास पर किस तरह से डुप्ले ने जो है अधिकार किया। डुप्ले जो कि फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर था, डुप्ले जो कि फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर था, ये इसने लाबुर्दोने के साथ मिलकर के, किसके साथ मिलकर? देखिए, नाम थोड़े अजीब से हैं, बट दो चार बार पढ़ेंगे ना तो ये आपकी जुबान पर अटा से जाएंगे। लाबुर्दोने, अभी लाबुर्दोने कौन था भाई? ये भी एक फ्रांसीसी था, लेकिन ये कहाँ का गवर्नर था? ये था मॉरिशस का। कहाँ का? मॉरिशस का गवर्नर था लाबुर्दोने। ये आया था भारत घूमने के लिए, अर्थात डुप्ले से मिलने के लिए। डुप्ले से मिला, डुप्ले ने इसके साथ मिलकर के मद्रास पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, और किस पर? मद्रास पर अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन आगे की कड़ी होती कुछ ऐसी है कि दोनों में मतभेद हो जाते हैं। किस किस में? डुप्ले में और लाबुर्दोने में दोनों में मतभेद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि डुप्ले चाहता था कि हम मद्रास पर कंटिन्यूसली अपना कब्जा बनाए रखें, वहीं जो लाबुर्दोने था वो चाहता था कि अंग्रेजों से पैसे लेकर के और वापस जो मद्रास है वापस उनके हवाले कर दे। लेकिन डुप्ले चाहता था कि नहीं, वापस नहीं करना है। लेकिन इसी बीच में लाबुर्दोने ने क्या किया? अंग्रेजों से पैसा लिया, पैसा लेकर के और मद्रास को वापस उनको, अंग्रेजों को सौंप दी, और वो वापस चला गया, जहां मॉरिशस से आया था वहीं वापस चला गया। तो इस चीज का डुप्ले को बहुत बेकार लगा, और डुप्ले ने फिर से मद्रास पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, और फिर से मद्रास पर अपना अधिकार जमा लिया। तो ये सब क्या हुआ कि कूटनीतिक चालों के द्वारा डुप्ले ने काफी अच्छी रणनीति जमाई और इन पर जो है अपना अधिकार जमाए रखा। आगे चल करके हालांकि मद्रास पर फिर से अंग्रेजों का जो है अधिकार हो जाता है। कहानी अब आगे बढ़ती है, अब बात आती है यहाँ पर अंग्रेज और पौंडीचेरी की। अब अच्छे से जानते हैं दोस्तों, पौंडीचेरी जो है फ्रांसीसी प्रांत है, फ्रांसीसी क्षेत्र है, फ्रांसीसी बस्ती है। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी पौंडीचेरी, तो देखिए क्या होता है कि पौंडीचेरी के दक्षिण में
कहां पर, पौंडीचेरी के दक्षिण में अंग्रेजों की एक बस्ती हुआ करती थी जिसका नाम था फोर्ट सेंट डेविस। क्या नाम था? फोर्ट सेंट डेविस। इस पर फ्रांसीसियों ने अर्थात डुप्ले ने अधिकार करने की कोशिश की, उस पर आक्रमण करने का प्रयास किया, आक्रमण भी किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। इसी का जवाब देने के लिए अंग्रेजी कंपनी ने अर्थात अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों पर आक्रमण किया, अर्थात कहां पर, पौंडीचेरी पर आक्रमण किया। लेकिन जिस तरह से फ्रांसीसी असफल हुए थे वैसे ही अंग्रेज भी असफल हो गए पौंडीचेरी पर अधिकार करने में। ठीक है ना? इसी से तो इस प्रकार से दोनों का जो है कंप्लीट, देखिए भाई फ्रांसीसी अगर आक्रमण करेंगे तो जिसकी स्थिति कमजोर रहती है वो प्रारंभ में पीछे हटता ही है। लेकिन अब चूंकि अब तक अंग्रेजों को इंग्लैंड से सहायता मिल चुकी थी, जहाजी बेड़ा उनकी सहायता के लिए आ चुका था, तो अब अंग्रेज भी पूरे फॉर्म में थे। अब उन्होंने भी फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए जो फ्रांसीसी मुख्य बस्ती थी, जो केंद्र था पौंडीचेरी, उसको घेर लिया चारों तरफ से। लेकिन फिर भी कैसे देश करके डुप्ले की कूटनीतियों के कारण जो है डुप्ले ने पौंडीचेरी की रक्षा कर ही ली। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में सामान्य सी बात की, साथ ही साथ में उसके कारणों को देखा और साथ में उसके क्या परिणाम हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, उस पर हमने चर्चा की, व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास किया। ठीक है, अब दोस्तों कुछ एक आध साल दोनों शांत बैठे रहते हैं। अब युद्ध समाप्त कैसे हुआ था आपको पता कि वो स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ लिया था कि 1748 में कहां पर, ऑस्ट्रिया में संधि हुई थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। अब जैसे वो संधि हुई तो जैसे ही ऑस्ट्रिया में दोनों के बीच युद्ध खत्म हुआ वैसे ही भारत में भी दोनों के बीच में युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, लेकिन अचानक समाप्त हुआ था। अब कहानी आती है एक साल बाद फिर से कर्नाटक की रणभूमि फिर से तैयार होने वाली थी, जिसमें फिर से भिड़ने वाले थे डुप्ले साहब फ्रांस की ओर से। लेकिन अब डुप्ले का सामना करने के लिए एक और शख्सियत आ जाती है जो काफी फेमस थी, जिसका नाम था क्लाइव। क्या नाम था? क्लाइव। ठीक है, तो अब होने वाली थी बराबर की टक्कर। कैसे कि देखिए, डुप्ले ने यहां पर मुजफ्फर जंग और चांदा साहब का साथ दिया, लेकिन युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जीता था। कैसे जीता था और क्यों जीता था, इन सब की चर्चा अब आगे हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्नाटक के दूसरे युद्ध के कारण की, कि कारण क्या था। तो दोस्तों जो पहला युद्ध हुआ था, कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ था, वो संधि होने से अचानक बंद हो जाने से क्या हुआ कि दोनों की सेनाएं जो है ना वो निराश हो गई थी, क्योंकि काफी लोगों ने उसमें बलिदान भी दिया, काफी लोग तैयार भी हो चुके थे, वो विशेष करके अंग्रेजी कंपनी को तो सहायता मिल चुकी थी ना, तो वो तो बिल्कुल फॉर्म में थे, तैयार थे युद्ध करने के लिए। लेकिन अचानक से संधि होने के कारण से दोनों को युद्ध भूमि से वापस लौटना पड़ा था, युद्ध बंद करना पड़ा था। तो एक विशेष कारण तो ये था। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो हैदराबाद के नवाब के मर जाने के बाद में क्या होता है कि उसके दो पुत्र मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, इन दोनों के बीच में संघर्ष चल जाता है सिंहासन के लिए, अर्थात नवाब पद के लिए। कहां पर? हैदराबाद में। ठीक है, दोनों भाई हुआ करते थे, ये मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। तो मुजफ्फर जंग का साथ दिया फ्रांसीसियों ने अर्थात डुप्ले ने, वही नासिर जंग का साथ देना तय था अंग्रेजों के द्वारा अर्थात क्लाइव के द्वारा। ठीक है, अब जैसे ही डुप्ले ने मुजफ्फर जंग का साथ दिया और क्लाइव ने नासिर जंग का साथ दिया, तो फिर से संघर्ष वापस इन दोनों के बीच में तनातनी स्टार्ट हो चुकी। वहीं अब बात करेगा कर्नाटक की, तो कर्नाटक में भी एज इट इज सेम हैदराबाद जैसी स्थिति वहां पर थी। कहां पर? कर्नाटक में भी अब दो पार्टियां तैयार हो चुकी थी, अनवरुद्दीन और चांदा साहब। अनवरुद्दीन और चांदा साहब, तो इसमें दोस्तों इसमें फ्रांसीसियों ने चांदा साहब का साथ दिया था, वहीं अनवरुद्दीन का साथ किसने दिया था? अंग्रेजों ने दिया था। ठीक है, तो ये युद्ध के कारण कंप्लीटली हैदराबाद और कर्नाटक दोनों ने दोनों की ओर से भाग लिया और यही युद्ध का कारण फिर से बन चुका। हालांकि देखिए, एक बस खाली एक कारण चाहिए था, एक बहाना चाहिए था युद्ध स्टार्ट करने का, क्योंकि मस्तिष्क में तो युद्ध पहले ही स्टार्ट हो चुका था इनके बीच में, है ना। चलिए, अब युद्ध की अगर घटनाओं की बात करें, देखिए हमें बेसिक अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बेसिक तो देखिए कर्नाटक युद्ध इतना बड़ा है दोस्तों, अगर हम पढ़े ना तो कम से कम 5 से 6 घंटे के कंटिन्यू मास्टर क्लास में भी हम इस युद्ध को खत्म नहीं कर सकते। बहुत बड़ा, बहुत लेंदी है, लेकिन चूंकि हम अपने बीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए इसका जो मेन फैक्टर है वही आपको स्लाइड में दिखेगा। आपके टॉपिक आपके सिलेबस के अनुसार जो डाटा होना चाहिए वही आपके सिलेबस आप यहाँ पर स्लाइड में दिखेगा।
अन्यथा या अनावश्यक डाटा आपको यहाँ नहीं मिलेगा, है ना। जितना जरूरी होगा उतना ही यहाँ पर मिलने वाला है आपको, ठीक है। बाकी एक एज ए स्टोरी, एक कहानी के रूप में मैं आपको समझा ही रहा हूँ। चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो भी आपको ये पूरा डाटा बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलिए, युद्ध की घटनाओं की अगर बात करें तो चांदा साहब की विजय कैसे होती है। देखिए, चांदा साहब का सपोर्ट कौन कर रहा था? डोपले, देख ही चुके आप। तो डोपले, चांदा साहब और मुजफ्फर जंग। अब देखिए जरा यहाँ पर कहानी कुछ। डोपले कौन? फ्रांसीसी गवर्नर। चांदा साहब कर्नाटक के नवाब बनना चाहते थे। मुजफ्फर जंग हैदराबाद के नवाब बनना चाहते थे। इन तीनों ने मिलकर के क्या किया? अनवरुद्दीन पे हमला बोल दिया। किस पर? अनवरुद्दीन पे, मतलब कर्नाटक का जो दूसरा पक्ष था चांदा साहब के विपक्ष वाला, उस पर हमला बोल दिया और उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या कर दी और कर्नाटक पर अधिकार कर लिया, और फ्रांसीसियों ने चांदा साहब को वहां का नवाब बना दिया, घोषित कर दिया। ठीक। अब कहानी थोड़ी सी आगे जाती है और घूम करके अब हैदराबाद पहुंच जाती है। कहां से? कर्नाटक से अब हैदराबाद पहुंच जाती है। 1750 की कहानी है। यहां पर क्या होता है? हैदराबाद में नसीरुद्दीन नामक शासक ने जो है आक्रमण कर दिया। किस पर? कर्नाटक में आक्रमण कर दिया। कर्नाटक में आक्रमण कर दिया। इस पर डोपले ने क्या किया? डोपले ने परिस्थितियों को समझते हुए अपनी एक कूटनीति चली, और यहां पर जो नासिर जंग था, जिसको अंग्रेजों का सपोर्ट था, इसके सैनिक अधिकारियों से डुप्ले मिला, उनको रिश्वत देकर उन अधिकारियों को अपने तरफ कर लिया और षड्यंत्र रच करके नासिर जंग को मार डाला, जिसका सपोर्ट अंग्रेज कर रहे थे, है ना। और मुजफ्फर जंग, जिसका सपोर्ट डुप्ले कर रहा था, हैदराबाद के, है ना, नवाब बनने वाले, नवाब के उम्मीदवार, उनका सपोर्ट डुप्ले कर रहा था। किसका? मुजफ्फर जंग का। उसको शासक बना दिया। हैदराबाद का बनाना ही था ना, क्योंकि एक पक्ष को मार दिया, विपक्ष मर चुका है, तो अब वहां का शासक कौन बनेगा? जिसका सपोर्ट डुप्ले कर रहा है, वही बनने वाला था, बन चुका था। अब ये शासन करता है इस पर, लेकिन आगे चल करके ज्यादा शासन ये भी नहीं कर पाता, और मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है ये। इसके बाद में इसके जो छोटे भाई थे सलावत जंग, इनको हैदराबाद का शासक बना दिया जाता है। इस क्रम में दोस्तों क्या होता है कि फ्रांसीसियों के अंडर में अब पहले तो दक्षिण भारत ही इनके कब्जे में था, अर्थात इस पर प्रभाव था, लेकिन अब उत्तर का भारत भी इनके प्रभाव में आने लगा था, जिससे फ्रांसीसियों की पावर, शक्ति अब बढ़ने लग गई थी। और 1751 तक संपूर्ण दक्षिण में, पूरे दक्षिण भारत में सिर्फ फ्रांसीसी परचम ही लहरा रहा था। फ्रांसीसी परचम, है ना। अंग्रेजों का प्रभाव लगभग इन्होंने दक्षिण से लगभग समाप्त ही कर दिया। अब अर्काट का घेरा। अब यहां से फ्रांसीसियों की कुछ स्थिति थोड़ी डामाडोल होती है। अर्काट मतलब कहां की राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी, भूले तो नहीं ना, स्टार्टिंग से हम इसी पर बात करते आए हैं। अब क्या किया? ये सारी बात और सारे जायजा जो है क्लाइव, अंग्रेजी कंपनी का जो गवर्नर था क्लाइव, ये सारी चीजों को समझ रहा था, देख रहा था। अब इसने भी अपने एक मौके का फायदा लिया और 200 अंग्रेज सैनिकों को लेकर के, 200 अंग्रेज सैनिक और 300 भारतीय सैनिक, अर्थात कि 500 सैनिकों की एक टुकड़ी को लेकर के ये कर्नाटक की ओर बढ़ा। कौन? क्लाइव कर्नाटक की ओर बढ़ा, और कर्नाटक की राजधानी अर्काट को चारों ओर से घेर लिया। ठीक है, घेर लिया, और कर्नाटक पर उसने अधिकार भी कर लिया। इसके बाद क्लाइव ने चांदा साहब और फ्रांसीसी कमांडर लो को पराजित करके तृष्णापल्ली पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, क्लाइव ने क्या किया? क्लाइव ने 500 सैनिकों की टुकड़ी को लेकर के कर्नाटक पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार भी कर लिया। अब चूंकि कर्नाटक का नवाब उस समय कौन था? चांदा साहब। तो चांदा साहब को पकड़ा और हालांकि उसको वहीं मार डाला था, बद कर दिया था, उसको बद बोला गया, मार डाला। और करके जो मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली को वहां कर्नाटक का नवाब अंग्रेजों ने बना दिया, जो कि मोहम्मद अली अब अंग्रेजों की कठपुतली बन चुका था। क्लियर यहां तक की कहानी। इसके बाद में अब क्या होता है कि जब से डुप्ले भारत आता है फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर बनकर, शुरू से ही वो कंटिन्यूअसली युद्ध में ही लगा रहा, किसी न किसी से हमेशा सिर्फ वो युद्ध ही करता रहा, युद्ध ही लड़ता रहा।
इस चीज से फ्रांस की जो सरकार थी वो भी बहुत ज्यादा प्रभाव में आ चुकी थी, बहुत ज्यादा तंग हो चुकी थी डुप्ले की युद्ध नीतियों से। इस कारण से फ्रांस की सरकार ने एक डिसीजन लिया कि डुप्ले को वापस बुला लिया जाए और डुप्ले के स्थान पर किसी और को भेज दिया जाए। हालांकि इसके बाद में फिर लाली को भेजा था, किसको, लाली को भेजा था फ्रांस का गवर्नर बनाकर, है ना। तो डुप्ले को वापस फ्रांस बुलाने का न्योता आ जाता है 1753 में। 1753 में दोस्तों, 1753 में क्या होता है कि कभी अंग्रेजों की जीत होती है तो कभी फ्रांसीसियों की जीत होती है। अर्थात ये कि डुप्ले ने कभी भी अपने काल में हार नहीं मानी, कभी भी हार नहीं मानी थी। और इधर फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को वापस बुलाने का निर्णय ले लिया और 1754 में डुप्ले को फ्रांस वापस जाना पड़ा। इसमें बस एक बात एडिशनल याद रख लेना आप लोग कि फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी, जबकि अंग्रेजी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी थी, निजी कंपनी थी। ठीक है। तो फ्रांस की कंपनी सरकारी कंपनी होने के कारण वहां की सरकार का था, फ्रांस की सरकार का सीधा सीधा प्रभाव था इनके ऊपर। ठीक है। पोंडिचेरी की संधि हो जाती है और ये सेकेंड युद्ध भी अब समाप्त होने की कगार पर आ जाता है। पोंडिचेरी की संधि हो जाती है 1755 में, दोनों पक्षों में पोंडिचेरी की संधि होती है और इसी संधि के दौरान ये युद्ध भी समाप्त हो जाता है। इस संधि के अनुसार अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही कंपनियों ने आश्वासन दिया कि वे भारतीय राज्यों में आंतरिक मामलों में, भारत राज्यों के जो आंतरिक मामले हैं या राजा महाराजाओं के जो आंतरिक मामले हैं उसमें दोनों हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दोनों पृथक रहेंगे। वो दोनों ने इस दोनों युद्धों के दौरान जितनी भी एक दूसरे के भूमियों को या एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र को जीता हो तो ये वापस वापस कर देंगे। सभी जो क्षेत्र जीते आपस में एक दूसरे के, उनको वापस करके और शांतिपूर्वक रूप से इस युद्ध को समाप्त कर दिया। मतलब कह सकते हैं कि दोनों ही युद्धों में, कर्नाटक का प्रथम और कर्नाटक का दूसरा, दोनों ही युद्ध में ना कोई विजित हुआ और ना ही कोई हारा। लगभग दोनों का डंका समान रहा था। लेकिन तीसरा जो युद्ध हुआ था जो हमारे सिलेबस में नहीं है, उस तीसरे युद्ध में फ्रांसीसियों का अस्तित्व ही खत्म कर दिया था अंग्रेजी कंपनी ने। ठीक है। बहुत भयानक युद्ध हुआ था दोस्तों। इसमें पूरी तरह से अब कर्नाटक का तीसरा युद्ध करने के बाद में अंग्रेजी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा वर्चस्व में था, बहुत ज्यादा पड़ चुका था। और अब अंग्रेजों ने तीसरे युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। कर्नाटक या कहें कि बंगाल से उन्होंने स्टार्ट प्रारंभ किया था भारतीय राजनीति में शुरू हस्तक्षेप करना। ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से दोस्तों हम अपने सिलेबस के अनुसार अगर आगे बढ़ते हैं तो हम अब नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे पानीपत के तृतीय युद्ध पर। पानीपत के तृतीय युद्ध पर, इसमें भी दोस्तों पानीपत के जो युद्ध हुए थे इसमें भी तीन युद्ध हुए थे, लेकिन हम सिर्फ तृतीय युद्ध पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। और साथ में दोस्तों भूले नहीं, अगर आप कंसिस्टेंटली एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को किसी भी कंडीशन में ना भूले, जल्दी से ज्वाइन करें। लोधा जी क्लासेस नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, जल्दी ज्वाइन करें ताकि सभी नोट्स आप डाउनलोड करके अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिवीजन कर सके। ठीक है, थैंक यू।